नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन प्राचीन जैन रास काव्यों की दुनिया में चलेंगे जो सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, बल्कि सच कहूं तो हमारे पूरे हिंदी साहित्य की असली नींव हैं। सोचिए, ये वो दौर था जब शब्द सिर्फ संचार का जरिया नहीं थे, बल्कि एक पूरी की पूरी नई साहित्यिक परंपरा को जन्म दे रहे थे। आज की ये चर्चा पूरी तरह से उन्हीं मूल स्रोतों पर आधारित है। ये जानना वाकई बहुत रोमांचक है कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ उस भाषा का बीज बो रहे थे जिसे आज हम हिंदी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस दावे की गहराई को समझते हैं। माने हुए विद्वान डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का कथन कोई आम बात नहीं है। उनका बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना है कि हिंदी साहित्य का जो एकदम शुरुआती बिंदु है वो इन्हीं रास ग्रंथों में छिपा है, खास तौर पर भरतेश्वर बाहुबली रास में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अकादमिक दावा है। इसका मतलब समझ रहे हैं? जब हम इन काव्यों को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम एक भाषा और एक पूरे साहित्य को पैदा होते हुए देख रहे हैं। ये साहित्य के इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहले, रास काव्य की ऐतिहासिक शुरुआत। दूसरा, भरतेश्वर बाहुबली प्रथम रास। तीसरा, पंच पांडव शांतिवादी महाभारत। चौथा, चंदन बाला रास, करुणा का काव्य। और पांचवा, रास परंपरा का मूल महत्व। भाग 1, रास काव्य की ऐतिहासिक शुरुआत। आइए सबसे पहले उस खास काव्य शैली की पृष्ठभूमि को समझते हैं जिसने इस पूरी परंपरा को जन्म दिया। यहाँ एक बड़ा ही खास शब्द आता है, प्रबंधात्मक। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य में रास काव्य मुख्य रूप से एक प्रबंधात्मक, यानी एक बहुत ही अच्छी तरह से बुनी हुई या क्रमबद्ध कथा शैली थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें सिर्फ रूखे सूखे उपदेश या नियम नहीं भरे थे, बल्कि उन बातों को एक बहुत ही दिलचस्प और गुंथी हुई कहानी के रूप में पेश किया गया था। इस शैली ने आम लोगों तक मुश्किल बातों को पहुंचाने का एक बेहतरीन तरीका ढूंढ निकाला था। ये एक ऐसी नई शुरुआत थी जिसने साहित्य को एक नई दिशा दे दी। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके समय चक्र पर नजर डालते हैं। ये साफ है कि हम 12वीं शताब्दी के आखिरी दौर की बात कर रहे हैं। 1184 ईस्वी में आता है भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक 7 साल बाद 1191 में पंच पांडव चरितरास लिखा जाता है और लगभग उसी दौर में जालौर के अंदर चंदन बाला रास की रचना होती है। ये तीनों पड़ाव मिलकर उस विशिष्ट समय को दिखाते हैं जब रचनात्मकता अपने बिल्कुल चरम पर थी और एक के बाद एक महान प्रबंध काव्यों की नींव रखी जा रही थी। भाग 2, भरतेश्वर बाहुबली प्रथम रास। अब बारी है इस परंपरा के सबसे पहले और प्रमुख ग्रंथ की। इस ग्रंथ की जो मूल कहानी है ना, वो सच में कमाल की है। एक तरफ अयोध्या के शासक भरतेश्वर और तक्षशिला के शासक बाहुबली के बीच राजसत्ता को लेकर एक भयंकर राजनीतिक टकराव है। यहाँ वीर और श्रृंगार रस पूरी तरह से छाए हुए हैं, यानी सत्ता की भूख और युद्ध का जुनून। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये दोनों शासक अचानक सत्ता को छोड़कर जैन धर्म की दीक्षा ले लेते हैं और अहिंसा के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और यहाँ दस्तक होती है शांत रस की। युद्ध के शोर शराबे से लेकर आत्मा की शांति तक का ये जो पूरा सफर है ना, यही इस काव्य को इतना असाधारण बनाता है। इस महाकाव्य जैसी कृति को 1184 में शालिभद्र सूरि ने रचा था। ये एक प्रबंधात्मक खंडकाव्य है जो सिर्फ 205 छंदों में सिमटा हुआ है। भाषा के नजरिए से ये बहुत खास है क्योंकि इसे अपभ्रंश प्रभावित हिंदी में लिखा गया है। मुनि जिन विजय जैसे दिग्गज विद्वान इस 205 छंदों वाले ऐतिहासिक खंडकाव्य को रास परंपरा का बिल्कुल पहला ग्रंथ मानते हैं। सच कहें तो यही वो जगह है जहां से साहित्यिक बनावट और भाषा के एक पूरे नए युग की शुरुआत होती है। भाग 3, पंच पांडव शांतिवादी महाभारत। शालिभद्र सूरि के उस पहले काम के बाद अब उनके एक और बड़े ग्रंथ की तरफ चलते हैं। जरा सोचिए, अगर महाभारत में कोई युद्ध ही ना हो, कोई मारकाट ही ना हो, तो वो कैसा दिखेगा? है ना सोचने वाली बात। महाभारत का नाम सुनते ही दिमाग में कुरुक्षेत्र, अस्त्र शस्त्र और भयंकर युद्ध का मंजर आता है।
लेकिन दुनिया के सबसे मशहूर युद्ध महाकाव्य को पूरी तरह से एक शांतिवादी नजरिए से पेश करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और बेहद हिम्मत वाला साहित्यिक प्रयोग था, और यही इस अगले रास ग्रंथ का मूल आधार है। और इसी अनूठे नजरिए को आगे बढ़ाते हुए 1191 में शालिभद्र सूरी ने पंचपांडव चरित रास लिख डाला। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि पूरे 15 सर्गों वाला एक विशाल प्रबंधनात्मक महाकाव्य था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पांडवों को पूरी तरह से अहिंसावादी दिखाया गया है। युद्ध की जगह यहाँ शांत रस का बोलबाला है। अपनी इसी खासियत की वजह से इसे रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य होने का दर्जा मिला है। और भाषा का जो विकास यहाँ हुआ है वो तो और भी हैरतअंगेज है। पिछले ग्रंथ में हमने अपभ्रंश प्रभावित हिंदी देखी थी, पर यहाँ भाषा ने एक कदम और आगे बढ़कर अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी का रूप ले लिया है। ये ग्रंथ इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे ये काव्य क्षेत्रीय भाषाओं के शुरुआती रूप के लिए एक बहुत ही जरूरी पुल का काम कर रहा था। भाग 4, चंदनबाला रास, करुणा का काव्य। राजाओं और योद्धाओं की भारी भरकम दुनिया से बाहर निकलकर अब हम एक बहुत ही निजी और गहरी मानवीय त्रासदी की कथा की तरफ मुड़ते हैं। खैर, यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इसकी लंबाई है। ये काव्य सिर्फ और सिर्फ 35 छंदों का है। चंदनबाला रास आकार में सच में बहुत छोटा है, लेकिन संख्या पर मत जाइए। इन 35 छंदों में जो दर्द और भावनात्मक गहराई छिपी है ना, वो किसी बड़े से बड़े महाकाव्य को टक्कर दे सकती है। ये इस बात का प्रतीक है कि कभी-कभी सबसे गहरी बातें भी बहुत ही कम शब्दों में कही जा सकती हैं। इस छोटे पर दिल को छू लेने वाले ग्रंथ को आसगू नाम के रचनाकार ने राजस्थान के जालौर में रचा था। ये भी एक प्रबंधात्मक खंड काव्य ही है, पर जो चीज इसे बाकी दोनों से एकदम अलग कड़ी में लाके खड़ी करती है वो है इसका मुख्य भाव। यहाँ कोई वीर श्रृंगार या शांत रस नहीं है, बल्कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ करुण रस हावी है। यानी इस कथा का पूरा ध्यान किसी राजपाट पर नहीं, बल्कि इंसानी पीड़ा और उसके प्रति करुणा पर है। चंदनबाला की कहानी दिल झकझोर देने वाली है। चंपा नगरी के राजा दादीवाहन की बेटी चंदनबाला एक बेहद क्रूर नियति का शिकार होती है। एक राजकुमारी जिसे डाकू अपहरण कर लेते हैं और फिर एक सेठ के हाथों बेच दिया जाता है। ये बिल्कुल एक भयानक इंसानी त्रासदी है। लेकिन ठहरिए, कहानी का अंत निराशा भरा नहीं है। भगवान महावीर से दीक्षा लेने के बाद उसे मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त होती है। एक तरफ जहां उसने इतनी घोर पीड़ा सही, वहीं दूसरी तरफ उसे आखिरी आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। यही विरोधाभास इस पूरे काव्य की मूल आत्मा है। भाग 5, रास परंपरा का महत्व। इन 3 अलग-अलग और बेहतरीन रचनाओं की गहराई में जाने के बाद आइए इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर हम इन सभी रचनाओं को एक साथ रखकर देखें तो मुख्य बात एकदम साफ हो जाती है। हमारे पास 3 खास रचनाएं हैं। भरतेश्वर बाहुबली युद्ध से शांति तक का लंबा सफर तय करता है और अपभ्रंश हिंदी की शुरुआत करता है। फिर आता है पंचपांडव चरित, जो राजस्थानी हिंदी के लिए एक पुल बनाता है और पूरी तरह से शांत रस में डूबा एक अहिंसक महाकाव्य है। और आखिर में चंदनबाला, जो कि एक क्षेत्रीय भाषा में रची गई और जिसने सिर्फ करुणा और इंसानी भावनाओं को अपना केंद्र बनाया। इन तीनों ने मिलकर प्रबंधात्मक काव्य की एक ऐसी ठोस नींव रखी जिस पर आगे चलकर पूरे हिंदी साहित्य की इमारत खड़ी हुई। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक ऐसे सवाल पर आकर रुकता है जो शायद देर तक दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या हमारे आधुनिक साहित्य का सच्चा उद्भव उन भयंकर युद्ध के मैदानों में हुआ था, या फिर उस पल में जब तलवारें हमेशा के लिए फेंक दी गईं और शांति को चुना गया? इन प्राचीन रासग्रंथों ने लड़ाई की चीख पुकार की जगह अहिंसा और करुणा को अपना मुख्य स्वर बनाया। और सच कहूं तो शायद इसी ने हमारे साहित्य की आत्मा को हमेशा के लिए आकार दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये ऐतिहासिक सफर ज्ञानवर्धक रहा होगा।